नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 3 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। ये टॉपिक क्लास 12 के बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से हर साल एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो 5 नंबर में पूछ लेगा, या फिर 3 नंबर में पूछ लेगा, या फिर 1 नंबर का MCQ यहाँ से आएगा ही आएगा। तो ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज समझेंगे कि भाई कूलम्ब्स लॉ होता क्या है। कूलम्ब्स लॉ में जो कूलम्ब है वो एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने कूलम्ब्स लॉ दिया था। अब ये कूलम्ब्स लॉ किस बारे में बताता है, इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा रिकैप करना पड़ेगा। अभी तक हमने 2 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं क्लास 12 के कोर्स में, और इन 2 लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया था चार्ज के बारे में। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? चार्ज के बारे में डिस्कस किया था, और हमने ये पढ़ा था चार्ज 2 टाइप के होते हैं। एक होता है भाई पॉजिटिव चार्ज और एक होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। और हमने चार्ज की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हमने ये बोला था सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। यानी अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, तब ये दोनों दूसरों को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर दूसरा नेगेटिव हो जाए और ये भी नेगेटिव हो, अगेन दोनों क्या हैं? सेम चार्ज हैं, तो ये क्या करेंगे? दूसरे को रिपेल करेंगे। यानी ये नेगेटिव इसमें इधर की ओर धक्का देगा, ये नेगेटिव इसमें इधर की ओर धक्का देगा। वहीं दूसरी ओर अगर दोनों चार्ज कैसे हो जाएं? अपोजिट हो जाए, यानी ये पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, देन ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। यानी अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। ये हमने अभी तक क्या किया? डिस्कस किया। और यहाँ पर जो अट्रैक्शन और रिपल्सन हो रहा है, ये जो फोर्स यहाँ पर लग रहा है, इस फोर्स को हमने क्या बोला था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला था। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसी बारे में कूलम्ब्स ने एक लॉ दिया, और उसी लॉ को हम क्या बोलते हैं? कूलम्ब लॉ बोलते हैं। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है आपको कि कूलम्ब्स लॉ किस बारे में बताता है? कूलम्ब्स लॉ इन चार्जों के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। और फोर्स है तो वेक्टर क्वांटिटी है, वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा उसके बारे में भी क्या करता है? वो बताता है। क्लियर है इतनी बात? ओके। ना वो इस लॉ को देने के लिए कूलम्ब्स ने क्या किए? बहुत एक्सपेरिमेंट किए, और उन एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आए, उन रिजल्ट को इकट्ठा किया, कुछ डेटा कलेक्ट किया, और उस डेटा के बेस पर एक स्टेटमेंट दिया, और उस स्टेटमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं। अब कूलम्ब ने वो एक्सपेरिमेंट क्या किया, एक बार थोड़ा बहुत इसको समझ लेते हैं, फिर हमें कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था उसे समझने में क्या होगी? बेहद आसानी होगी। तो कूलम्ब्स ने क्या किए? 2 ऐसे स्फेरिकल बॉल ले लिए। ठीक है, मैं अज्यूम कर लेता हूँ 2 स्फेरिकल ऐसे बॉल ले लिए। एक स्फेरिकल बॉल ये है और एक स्फेरिकल बॉल ये है। माना इसकी रेडियस कितनी है? a है, और इसकी भी रेडियस कितनी है? a है। फिर उसने क्या किया? इन दोनों स्फेरिकल बॉल को कुछ चार्ज दिया। लेट अस से इसको Q1 चार्ज दे दिया, और इसको कितना चार्ज दे दिया? Q2 चार्ज दे दिया। और चार्ज देने के बाद इसको कुछ सेपरेशन में रख दिया। लेट अस से इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है? मेरे पास R है। ठीक है, हर बात को ध्यान से समझना, गौर से समझना, कोई भी एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना रख दिया उसने? R रख दिया। अब ये R कोई भी R नहीं हो सकता, ये R को ऐसे रखा गया कि दिस R इज वेरी वेरी लार्ज इन कंपेयर टू A। या मैं क्या बोल सकता हूं, जो A है यानी रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल है, वो बहुत छोटी है। किसके कंपेयर में? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के कंपेयर में जो उसकी रेडियस है वो बहुत ही छोटी है। और जब भी ऐसा होता है तब मैं इन स्फेरिकल बॉल को एज ए पॉइंट कंसिडर कर सकता हूं। सो फॉर दिस कंडीशन ही अज्यूम दीज स्फेरिकल बॉल या फिर स्फेयर एज पॉइंट चार्ज। किस तरह बिहेव कर लिया उन्होंने? पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे। कंडीशन क्या है कि जब इनकी रेडियस क्या होगी? इन दोनों के बीच के सेपरेशन के कंपेयर में बहुत छोटी होगी, तब उस केस में हम क्या कर सकते हैं? इन स्फेरिकल बॉल को या फिर इन चार्ज स्फेयर को एज ए पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं। चार्ज का मतलब समझ में आया? चार्ज वही है जो हमने इससे पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। अब पॉइंट चार्ज का मतलब क्या हुआ? पॉइंट चार्ज का मतलब ये हुआ कि ऐसा चार्ज जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, जिसकी कोई लेंथ नहीं होती है, ब्रेड्थ नहीं होती है, हाइट नहीं होती है,
उस टाइप के चार्ज को हम क्या बोल देते हैं, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या हुआ, नो डायमेंशन, नो डायमेंशन, ठीक है, यानी उसकी कोई लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं होगी। पॉइंट का मतलब ही क्या होता है, पॉइंट हम एक ऐसे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को कहते हैं जिसके पास कोई लेंथ विड्थ या फिर हाइट नहीं होती है। अब ये डायमेंशन वो नहीं है हाँ कि चार्ज की डायमेंशन लेस, उस डायमेंशन से बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ये डायमेंशन कौन सी वाली है, लेंथ, यानी 1 मीटर ऐसे, 1 मीटर ऐसे और 1 मीटर ऐसे, यानी इसके पास इस टाइप की कोई भी डायमेंशन नहीं है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, पॉइंट चार्ज बोला। क्या ये चार्ज एक्सटर्नल पॉइंट चार्ज है, नहीं है, लेकिन कंडीशन क्या है कि दिस ए इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपेयर टू दिस आर, और वी कैन से सेपरेशन बिटवीन द स्फीयर, so that's why we can consider these two sphere as a point charge। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। नाउ अब यहां पर उनने एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट में पहले केस में क्या किया, केस फर्स्ट में उन्होंने अज्यूम कर लिया कि जो Q1 है वो Q2 के बराबर है, और ये किसके बराबर है, Q के बराबर है। Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q के बराबर है। दूसरा क्या किया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ये जो डिस्टेंस है इन दो स्फीयर के बीच उस फिक्स कर दिया। लेट अस से दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर। मान लिया वो डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर है। मैंने एक आर्बिट्री यहाँ पर डिस्टेंस मान ली, दिस इज 1 मीटर, और ये 1 मीटर क्या है, फिक्स है। फिर क्या किए, एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किए। तो यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज ये है और एक पॉइंट चार्ज ये है। पॉइंट चार्ज क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि हमारा अजम्पशन है। नाउ ये डिस्टेंस कितनी यहाँ से यहाँ तक r है, जो कि 1 मीटर के बराबर है और जो फिक्स है, और इसका चार्ज कितना है, Q है, इसका चार्ज कितना है, Q है। अब क्या किया, इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट किया, एंड लेट अस से वो फोर्स कैलकुलेट करने के बाद कितना आ गया, F1 आ गया। कितना मान लिया मैंने, मतलब मैंने नहीं माना, कुलाम्स ने माना कि वो फोर्स लगने के बाद कितना आ गया, F1। कुछ कैलकुलेशन करी और कैलकुलेशन करने के बाद फोर्स कितना आया, F1 आया। अब इसी में उन्होंने क्या किया, लेंथ तो फिक्स है, लेंथ फिक्स है, लेकिन चार्ज के मैग्नीट्यूड को, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया। यानी ये पहले Q था, यानी Q1 इक्वल टू Q था और Q2 इक्वल टू भी कितना था, Q था। लेकिन इस केस में क्या किया, इसको कितना कर दिया, 2Q, और इसे भी कितना कर दिया, 2Q। लेकिन डिस्टेंस अब भी कितनी है, R है। डिस्टेंस क्या है मेरे पास, फिक्स है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये पाया कि इनके बीच लगने वाला फोर्स F इज इक्वल टू कितना हो गया है, 4 टाइम हो गया भाई। कितना हो गया है, जो पहले फोर्स लग रहा था उसका कितना टाइम हो गया, 4 टाइम हो गया। यानी पहले फोर्स कितना था, F1 था, अब कितना हो गया, 4F1 हो गया। ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि जब हम R को फिक्स रखते हैं और दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड को 2 टाइम बढ़ा देते हैं, 2 टाइम कर देते हैं, तो जो फोर्स होता है वो 4 टाइम क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। अब नेक्स्ट केस में क्या किया, नेक्स्ट केस में थोड़ा सा अलग किया। ये मेरे पास चार्ज है और एक स्फीयर इधर या पॉइंट चार्ज इधर है। डिस्टेंस अगेन फिक्स है, डिस्टेंस अब भी कितनी है, R है। लेकिन इस टाइम पर इसको 2Q ही रहने दिया और इसको कितना कर दिया, 3Q कर दिया। ठीक है, देखो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इसको कितना रहने दिया, 2Q ही रहने दिया, इसको कितना कर दिया, 3Q कर दिया। इसको 3 टाइम कर दिया, पहले के कंपेयर में इसको 2 टाइम ही रहने दिया। तब ये देखा गया कि इस समय इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो कितना हो गया है, 6 टाइम हो गया है जो इनिशियली फोर्स लग रहा था। यानी जब मैंने एक चार्ज को 2 टाइम किया और दूसरे चार्ज को उसकी इनिशियल वैल्यू का 3 टाइम किया, तो जो फोर्स है वो कितने टाइम हो गया, 6 टाइम हो गया। अब आपको यहां पर एक पैटर्न नजर आ रहा होगा। यहां पर देखो, अगर इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, यहाँ पर 1 है और यहाँ भी कितना है, 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ इसका मैग्नीट्यूड 3 है, यहाँ कितना है, 2 है। अब देखो यहाँ पर फोर्स कितना लगा, 1 इंटू 1 यानी कितना हो गया, 1F1 हो गया। यहाँ फोर्स कितना लग गया, 2 इंटू 2 यानी चार्ज के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, 2 इंटू 2 4 यहाँ पर आ गया, और यहाँ से क्या आ गया, 3 इंटू 2 6 ये आ गया, यानी कितना हो गया, 3 2 6F1। यानी यहाँ से हमको पता चल रहा है इस एक्सपेरिमेंट से कि किन्हीं दो चार्जों के बीच लगने वाला फोर्स वो चार्जों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जैसे जैसे
प्रोडक्ट बढ़ रहा है वैसे वैसे लगने वाला फोर्स भी बढ़ रहा है। यहाँ प्रोडक्ट कितना था दोनों का 1 था तो कितना आ गया 1F1। यहाँ प्रोडक्ट कितना था 4 था तो कितना आ गया 4F1। यहाँ प्रोडक्ट कितना था 6 था तो कितना आ गया ये 6F1। तो यहाँ से क्या पता चला कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2। ठीक है, ये मेरे पास पहला ऑब्जर्वेशन निकल के आया, या फिर कुलाम्स के पास ये पहला ऑब्जर्वेशन था। एंड अज्यूमिंग दैट कि दिस लेंथ बिटवीन द चार्जेस इज फिक्स, उन्होंने क्या किया, फिर दूसरा केस लिया। दूसरे केस में उन्होंने चार्ज की वैल्यू को फिक्स कर दिया। कुछ ऐसा किया, उन्होंने ये बोला केस सेकंड में ऐसे लिखना, केस सेकंड। ठीक है, अभी सिर्फ सुनो, अभी लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। हमें लिखना सिर्फ क्या है, इसका स्टेटमेंट लिखना है, लेकिन उस स्टेटमेंट तक कैसे पहुंचे ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और हम उसी रास्ते में चल रहे हैं। उन्होंने क्या किया, जो Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q, इसे फिक्स कर दिया। दूसरे केस में चार्ज को फिक्स कर दिया, लेकिन डिस्टेंस को मैं वेरी कर सकता हूं। अभी पहले उन्होंने क्या बोला कि एक चार्ज ये Q1 है, एक चार्ज ये Q2 है, दोनों के बीच का सेपरेशन R है। ठीक है, और अज्यूम कर लो इस टाइम पर जो लगने वाला फोर्स है वो कितना लग रहा है, F1 फोर्स इन दो चार्जों के बीच लग रहा है। अब उन्होंने ऐसा किया कि इस डिस्टेंस को बढ़ा दिया। कितने टाइम बढ़ाया, 2 टाइम बढ़ा दिया। यानी अब डिस्टेंस कितनी हो गई है, उसकी इनिशियल वैल्यू की 2 टाइम हो गई है। यानी ये डिस्टेंस कितनी हो गई है, 2R हो गई है। लेकिन जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है अब भी Q1 और Q2 ही है, वो चेंज नहीं हुआ है। और ये देखा गया कि दिस फोर्स इज इक्वल टू कितना हो गया है, ये 1/4 टाइम ऑफ F1 हो गया है। ध्यान देने वाली बात है, कितना हो गया है, 1/4 टाइम ऑफ F1 हो गया है। तो यहां से मैं इसको और क्या लिख सकता हूं, 1/2, 4 का लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर इंटू F1, ऐसा लिख सकता हूं मैं। तो ये देखा गया कि इस टाइप से हमारे फोर्स में क्या आया, वेरिएशन आया। फिर उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा और यहाँ पर चेंजेस किए। जो R है उसको इनिशियल वैल्यू का 3 टाइम कर दिया। कितने टाइम, 3 टाइम। कुछ ऐसा किया, ये मेरे पास चार्ज ये है और दूसरा चार्ज ये है, ये Q1 है, ये भैया Q2 है, और डिस्टेंस कितनी कर दी, यहाँ से यहाँ तक 3R कर दी। और इस टाइम पर ये देखा गया कि जो फोर्स है वो कितना हो गया है, इन दिस केस फोर्स इज 1/9 टाइम ऑफ F1 हो गया है। इसका मतलब दिस F इज इक्वल टू 1/3 स्क्वायर ऑफ F1। ये हमें ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रहा है। अब अगले वाले केस में क्या क्या उन्होंने कुछ ऐसा किया कि ये मेरे पास एक Q1 है, एक Q2 है, Q1 Q2, लेकिन इस टाइम पर R कितना कर दिया, 1/2 कर दिया। यानी इसका आधा कर दिया, जो इनिशियली थी डिस्टेंस उसका ठीक आधा कर दिया। यानी अब भी हमने क्या किया, R को चेंज किया, और ये देखा गया कि दिस F इज इक्वल टू कितना आ गया, ये दिस इज इक्वल टू F1/1/4 आ गया। ठीक है, कितना आया, F1/1/4। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस F इज इक्वल टू F1/1/2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम। ओके, ये बात समझ में आई आपको। नाउ अब यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं इस केस 2 से। देखो केस 2 साफ साफ दिख रहा है, जैसे मैं डिस्टेंस को बढ़ा रहा हूं फोर्स क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। क्या कर रहा हूं, डिस्टेंस को जैसे इन दोनों के बीच के सेपरेशन को बढ़ा रहा हूं, तब इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। अब कैसे कम हो रहा है, मैंने यहां पर डिस्टेंस को 2 टाइम बढ़ाया और फोर्स कितना कम हो गया, 1/4 टाइम, 1/4 टाइम कम हो गया। उस तरीके से यहां पर मैं डिस्टेंस को 3 टाइम बढ़ाया, तो यहां पर जो मेरे पास क्या है, फोर्स कितना कम हो गया, 1/9 टाइम क्या हो गया, कम हो गया। यानी जो जितने टाइम बढ़ाया उसके स्क्वायर, आ रहा समझ में, यानी डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी उसके इनवर्स पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मतलब सॉरी, उसके स्क्वायर के इनवर्स पर डिपेंड कर रहा है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी। अगर वो 3 डिस्टेंस है तो 1/3 की पावर 2 इतने टाइम क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा फोर्स। सेम यहां पर कितना कम हो गया, देखो 1/, देखो यहां पर ये 2 ऊपर लिखूंगा तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं मैं, इसको 2 लिखा ऊपर, 2 स्क्वायर इंटू F1। देखो यहां पर मैंने डिस्टेंस को कम किया इसके कंपेयर में, इनिशियल केस से कंपेयर में, और फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया।
और कितना बढ़ गया, मैंने यहां पर 1/2 टाइम इसको क्या किया था, कम किया था, तो ये 2 का स्क्वायर टाइम क्या हो गया, फोर्स मेरा यहां पर बढ़ गया। यानी डिस्टेंस को बढ़ाने पर फोर्स घट जा रहा है और डिस्टेंस को घटाने पर फोर्स बढ़ जा रहा है। तो यहां से क्या पता चला हमको कि दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। लेकिन उसमें भी जो डिस्टेंस खाली डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। देखो यहां पर डिस्टेंस के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, इस डिस्टेंस के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। यानी f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इन जनरल में ऐसी बातें कर सकता हूं। और ये दो स्टेटमेंट मैंने यहां पर बोले कि पहला कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, देन दिस स्टेटमेंट इज नोन एज कूलम्ब्स लॉ। ये जो मैं बोल रहा हूं ना, यही क्या है, कूलम्ब्स लॉ है। तो ऐसे लिख के चलेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। ये ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस समझने के लिए था। अब लिखना क्या है मैं बता रहा हूं, लिखो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, कूलम्ब्स लॉ, इसको लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ फोर्स एक्टिंग बिटवीन, इन लॉ भी है, ठीक है, फोर्स, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन पॉइंट चार्जेस, बिटवीन पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, आई बात समझ में। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल स्टेटमेंट ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है, फिर जो अभी तक हमने किया वो मैथमेटिकल फॉर्म के लिए ही था। तो मान लिया हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, लेट अस से वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस q1 एंड q2 which are placed at a distance r from each other. Then from Coulomb's law, electrostatic force acting between two charges is directly proportional to the product of charges q1 q2, said is some equation number 1, and this force is inversely proportional to the square of distance between the charges, said is some equation number 2. ये क्या निकल के मेरे पास, दो इक्वेशन निकल के आई। नाउ ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट वी गेट f, यहां पे ऐसे लिख के चलेंगे ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट कि दिस f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 अपॉन r²। और हम सब जानते हैं जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, एंड इन दिस केस दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होगा, f इज इक्वल टू सम कांस्टेंट आएगा, और इस केस में जो कांस्टेंट आता है दिस कांस्टेंट इज k एंड दिस इज माई स्मॉल k, और इनटू कितना आ जाएगा ये q1 q2 अपॉन r², सेड इज सम इक्वेशन नंबर 3, एंड दिस इज अवर मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ये क्या है, हमारी कूलम्ब्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है। तो यहाँ पे लिख देना दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। नाउ अब ये कांस्टेंट आया तो इस कांस्टेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो लिखो दिस k हैव सम वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू, आप सबको याद रहनी चाहिए हमेशा के लिए, हेयर k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट and it is equal to k इक्वल टू कितना होता है, k इक्वल टू होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसकी कुछ ना कुछ यूनिट होगी, बताओ क्या हो जाएगी इसकी यूनिट, यहां से हम निकालेंगे
के की यूनिट निकालनी है तो यहाँ से के इक्वल टू आ कितना जाएगा, अगर के इक्वल टू निकालोगे तो के इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास कितना, एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, आर की यूनिट क्या होती है, मीटर, उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर अपॉन कुलाम, कुलाम यानी क्यू क्यू है यानी दोनों चार्ज हैं तो कितना आ जाएगा क्यू स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा सी स्क्वायर यानी कुलाम का स्क्वायर। तो दिस इज अवर के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए। अगर ये वैल्यू आपको याद नहीं होगी तब आप न्यूमेरिकल में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई इस स्मॉल के की वैल्यू होती कितनी है, कितनी होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। ओके, आप इस वैल्यू को यहां से उठाकर इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर सकते हो। नाउ इक्वेशन 3 बिकम f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 9 × 10⁹ और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और इस इक्वेशन को कुछ इक्वेशन नंबर 3a बोल दो। तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3a। क्लियर है इतनी बात? ओके, इतनी बात क्लियर है। नाउ अब कभी कभी इस कांस्टेंट को लिखने का एक और तरीका होता है, अल्टरनेट वे टू राइट दिस कांस्टेंट स्मॉल के। इस स्मॉल के को लिखने का एक और तरीका होता है। अब वो तरीका क्या होता है, सॉरी एक्सक्यूज, तरीका क्या होता है, दिस के स्मॉल के कैन बी ऑल्सो रिटन एज के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो हमने ई लिखा ना, ये इसे हम क्या बोलते हैं एप्सिलॉन, और यहाँ जीरो लगा दिया तो इसको हम क्या पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे हम एप्सिलॉन नॉट। और स्मॉल के इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ 4 क्या है सबको पता है, 4 नंबर है, पाई क्या है सबको पता है 3.14 नंबर होता है। अगेन अब एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये एक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, इसे हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस यानी किसकी बात हो रही है, वैक्यूम की बात हो रही है, ठीक है। ये किसकी परमिटिविटी होती है, परमिटिविटी क्या होती है, किसी भी एक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। और एप्सिलॉन नॉट, यहाँ नॉट लग गया ना, नॉट किसको दिखा रहा है, फ्री स्पेस को दिखा रहा है। इसका मतलब दिस एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये परमिटिविटी को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड आफ्टर कैलकुलेशन वी नो दैट कि वैल्यू ऑफ दिस एप्सिलॉन नॉट फॉर फ्री स्पेस इज इक्वल टू 8.85 × 10⁻⁻12। अब बताओ इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, देखो k का इनवर्स है यानी इसकी यूनिट का ठीक उल्टा हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड दिस डेटा इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू रिमेंबर इट। हमेशा क्या रखना है, इसको याद रखना है। तो ऐसे दो चीज आपको याद रखनी है, एक भैया इस k की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ विद इसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। दूसरा क्या याद रखना है, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद रखनी है यानी 8.85 × 10⁻12 कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ भाई व्हाट इज डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी, और ये आपके लिए क्या है होमवर्क है। आप सब लोग इसी का निकालोगे, डायमेंशन निकालोगे, क्योंकि हमारे पास इसका यूनिट दी हुई है। कुलाम की डायमेंशन, सॉरी चार्ज की डायमेंशन क्या होती है आपको पता है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है पता है, लेंथ की डायमेंशन क्या होती है पता है। सबको यहाँ पर रखोगे और जितनी पावर है वो पावर भी वहाँ पर रखोगे और फिर इसे क्या करोगे कैलकुलेट करोगे, क्या निकल के आ जाएगी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की डायमेंशन निकल के आ जाएगी, या बोल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन आपके सामने निकल के आ जाएगी। क्लियर है बात? ओके, नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन नंबर 3 को एक और मॉडिफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे, ये k की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके। एक काम करो, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 3 एंड वी गेट एन अल्टरनेट फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कुलाम्स लॉ। एंड टू राइट दिस आई हैव टू रिमूव दिस पार्ट। आई होप you have to take a screenshot or you have to pause video and note everything in your notebook। कॉपी बना रहा नहीं बना रहे तुम लोग, बिना कॉपी बनाए मत घूमना इधर पे, ठीक है। कॉपी बनाना 12th में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास नोट्स नहीं होंगे ना तो आप कहाँ से पढ़ोगे। और खुद के नोट्स किसी से मत मांगो, जिंदगी में अपने बनाओ। आपके पास पूरा टाइम है, 1 साल है।
अब वो उस बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ जो मैं साल पेपर से 1 महीने पहले किताब खोला, उसको तो मांगने ही पड़ेंगे, लेकिन आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो, साल के पहले दिन से स्टार्ट कर रहे हो या क्लास 12th के पहले दिन से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके पास अपनी एक प्रॉपर कॉपी होनी चाहिए और आपकी अपनी एक शॉर्ट नोट्स की कॉपी भी होनी चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ओके। नाउ अब एक काम करो, इस स्मॉल के की वैल्यू को उठाकर कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 3 पुट कर दो। नाउ इक्वेशन 3 बिकम, आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, दिस f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम कूलम्ब्स लॉ को लिख सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर आ गया और यहाँ पर क्या है, स्मॉल क्या आया, और स्मॉल के की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। नाउ सेट इज सम इक्वेशन नंबर 3b बोल दो इसको, 3 से ही निकल के आया, बस उसी का दूसरा फॉर्म है। इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको 3b बोल दिया और इसे मैंने क्या बोल दिया, 3a बोल दिया। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आपको। नाउ अब इस इक्वेशन नंबर 3b से कुछ इंफॉर्मेशन है मिल रही है। ये जो मेरे पास एप्सिलॉन नॉट है, ये क्या है, ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब क्या हुआ, अभी हम जो कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में वो जो कूलम्ब्स लॉ फोर्स के बारे में बता रहा है या फिर जिन चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाले फोर्स के बारे में बता रहा है, वो चार्ज पार्टिकल या फिर वो पॉइंट चार्ज कहाँ रखे हैं, फ्री स्पेस में रखे हैं। तो दिस इज कूलम्ब्स लॉ इन फ्री स्पेस। तो ये मेरे पास क्या है, दिस इज या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ इन फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम भी बोल सकते हैं, फ्री स्पेस बोलो या फिर वैक्यूम बोलो। ठीक है, ये जो कूलम्ब्स लॉ लिखा है ये किसके लिए है, वैक्यूम के लिए है। लेकिन अगर मैं अपने चार्ज पार्टिकल को पानी में रख दूं या फिर किसी मीडियम में रख दूं तो किस तरह से कूलम्ब्स लॉ में चेंज आएगा। तो हिंट डालो, ऐसे पॉइंट में लिखना, कूलम्ब्स लॉ इन एनी मीडियम। अब कूलम्ब्स लॉ इन एनी मीडियम किस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा, बस सिंपल सा मॉडिफिकेशन करूंगा कि यहां पर F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, नॉट को हटा दूंगा, सिर्फ क्या रखूंगा, एप्सिलॉन। अभी एप्सिलॉन क्या है अभी पता चलेगा आपको, और कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई में q1 q2 अपॉन में कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर। नाउ सेट इज सम इक्वेशन नंबर 4, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 4 बोल दो। अब क्या बता सकते हो यहाँ पर एप्सिलॉन क्या होगा, देखो जैसे यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था, तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन है ये क्या हो जाएगा, दिस एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। अगर वो मीडियम एयर है तो दिस इज परमिटिविटी ऑफ एयर, अगर वो मीडियम वाटर है देन दिस विल बी परमिटिविटी ऑफ वाटर, अगर वो मीडियम प्लास्टिक है तो दिस विल बी परमिटिविटी ऑफ प्लास्टिक। ओके, आई बात समझ में। तो ये मेरे पास क्या है, परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम। तो यहाँ पर लिख के चलेंगे हम, दिस इज परमिटिविटी ऑफ आवर मीडियम, जिस मीडियम में हमने चार्ज पार्टिकल या फिर पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं। क्लियर है इतनी बात? ओके। नाउ अब परमिटिविटी की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर एक और टर्म आता है, हम इस टर्म के बारे में आगे और डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर डिस्कस करना क्या है हमारे लिए वो जरूरी है, एंड दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। उसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। इसको हम दिखाते हैं किससे, एप्सिलॉन आर से। किसे दिखाते हैं, एप्सिलॉन आर। एंड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम एप्सिलॉन आर डिफाइन एज परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख के चलेंगे हम, क्या लिखो कॉपी में, रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय, यहाँ बोलते हैं रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, और ये क्या हो जाएगी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, और कभी कभी इस रिलेटिव परमिटिविटी का एक और नाम होता है, वो नाम होता है क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। एंड दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय के। तो यहाँ से मेरे पास जो ई एप्सिलॉन आर है, दिस इज इक्वल टू के, एंड दिस के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ से मेरे पास जो एप्सिलॉन इक्वल टू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, के इंटू एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये क्या होगी, हमारी रिलेटिव परमिटिविटी होगी। ओके, नाउ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, फोर्स है, और हम सब जानते हैं फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अभी तक हमने जिस फोर्स की बात करी उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करी, और अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, साथ ही साथ डायरेक्शन भी होगी। अब क्वेश्चन ये है कि इन दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि इस कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होगा। तो इन डालो कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो उसके लिए मुझे ये चीज़ें मिटानी पड़ेंगी। रीडिंग क्या हो जाएगी, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। भाई डायरेक्शन देनी है आप हमको, मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया, अब डायरेक्शन की बारी है। ओके, ना अज्यूम कर लो कि मेरे पास दो चार्ज हैं, एक चार्ज ये Q1 है और एक चार्ज ये Q2 है। अब इनकी कुछ न कुछ पोजीशन होगी स्पेस में, और हम सब जानते हैं कि इन पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए मुझे यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करना पड़ेगा, और सबसे कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम अभी के लिए हमारे पास जो होता है वो कौन सा होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी एक्स वाई जेड। लेट अस से दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस, एंड दिस वन इज जेड एक्सेस, और ये क्या होता है, हमारा ओरिजिन ओ होता है। अब इस ओरिजिन से अगर मैं वेक्टर खींचूंगा Q1 तक, इसको मैं क्या बोलूंगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, तो और इसका नाम क्या हो जाएगा, R1। तो जो R1 है ये मेरे पास क्या है, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1। अगर मैं यहां से ये वेक्टर खींचूं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, R2 वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। जो R2 वेक्टर होगा वो क्या होगा, हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 हो जाएगा। अब अगर मैं ये वेक्टर निकालना चाहूं इस Q1 और Q2 के बीच, दिस इज सेपरेशन वेक्टर, लेट अस से दिस सेपरेशन वेक्टर इज R21। इसका नाम क्या बोल दिया मैंने, R21 बोल दिया, और जो R21 होगा वो क्या होगा, सेपरेशन वेक्टर बिटवीन Q1 एंड Q2। तो दिस इज सेपरेशन वेक्टर ऑफ Q1 एंड Q2, कि Q1 और Q2 के बीच का सेपरेशन कितना है वो कौन दिखा रहा है, ये सेपरेशन वेक्टर R21 दिखा रहा है। अब इस R21 को मैं निकाल सकता हूं कैसे, देखो यहां पर वेक्टर लॉ लगाओ, ट्रायंगल लॉ, वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ। अगर मैं इस पॉइंट को O बोलूं, सॉरी ये वेक्टर R1 प्लस वेक्टर 2R1 इज इक्वल टू वेक्टर R2 हो जाएगा। तो फ्रॉम वेक्टर एडिशन व्हाट वी हैव, दिस वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R21 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये वेक्टर R2 आ जाएगा, ठीक है। तो R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर, तो यहां से मेरे पास R21 वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ओके, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा, R21 लिखा, यानी 2 को 1 से माइनस करके जो वेक्टर आया वो सेपरेशन वेक्टर है R21 यानी 2 से 1 को माइनस करके आ रखा है, ठीक है, ध्यान देना। ओके, अगर ये आया तो अगर मैं यहाँ से ये निकालना चाहूँ कि R21 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ R21, तो फ्रॉम क्लास 11th वी ऑल नो दैट ये किसके बराबर होता है, R21 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21, ऐसे लिख सकता है मैं इसको। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, और करके R21 वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी, R2 माइनस R1, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर, ठीक है। तो दिस इज अवर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर R21, ठीक है, या फिर R21 वेक्टर। ये बात समझ में आ रही है आपको थोड़ा बहुत। नाउ अब एक काम करो, फोर्स निकालो।
अब फोर्स निकालने के लिए भी हमें क्या चाहिए, पता होना चाहिए कि भाई फोर्स का नेचर कैसा होगा, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। वो डिपेंड करेगा कि जो हमें चार्जेस दिए हुए हैं वो किस नेचर के हैं, दोनों सेम हैं या फिर दोनों अपोजिट हैं। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि Q1 इंटू Q2 दोनों कैसे हैं, ग्रेटर देन 0 है। बताओ ऐसा कब होगा, Q1 इंटू Q2 दोनों 0 से बड़े हैं, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों चार्ज सेम होंगे या दोनों अपोजिट होंगे। यानी कहने का मतलब ये है एक प्लस होगा या माइनस होगा, या फिर दोनों प्लस प्लस दोनों माइनस माइनस होंगे। बताओ, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है तो दोनों क्या होंगे, या तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे। यानी बोथ सेम चार्ज या फिर सेम नेचर, दोनों का नेचर कैसा होगा, सेम नेचर के होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। यानी जो लगने वाला फोर्स होगा वो किस नेचर का होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा। ये मेरे पास चार्ज Q1 है, इसी को मैंने उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है, ये Q1 है और ये मेरे पास क्या है, Q2 है। सेपरेशन कितना है दोनों के बीच का, R21 वेक्टर के बराबर है और इस तरह से ये वेक्टर है। अब एक Q1 Q2 में कहाँ की ओर फोर्स लगाएगा, इसको रिपेल करेगा, यानी यहाँ पर एक फोर्स कहाँ की ओर होगा, इधर की ओर होगा। अब इस फोर्स को लिखने का एक तरीका होता है, कैसे लिखते हैं इस फोर्स को, F, और कौन किस पर लगा रहा है, Q1 लगा रहा है Q2 पर, तो F on 2 ड्यू टू 1। लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, F on 2 ड्यू टू 1। इसको पढ़ेंगे कैसे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और यहां क्या लगा देंगे, वेक्टर। और यहां पर ये कहां की ओर लगाएगा फोर्स, इधर की ओर, और इसे पढ़ने का तरीका क्या हो जाएगा, F on 1 ड्यू टू 2। इसको कैसे पढ़ोगे, F on 1 ड्यू टू 2, इसे क्या पढ़ोगे, F on चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। ये बात समझ में आ रही है आपको। यानी जो फोर्स F1 है, F21 है, कहां की ओर लग रहा है, इधर की ओर, और जो फोर्स F12 है वो कहां की ओर लग रहा है, इधर की ओर। क्लियर है बात, ओके। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो फोर्स F21 है वो किस डायरेक्शन में है, बताओ किस डायरेक्शन में है, Q1 से Q2 की ओर है। इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, Q1 से Q2 की डायरेक्शन में हो जाएगी। ओके, थोड़ा बहुत समझ में आ रही है बात, दिख रहा है साफ साफ कि किस डायरेक्शन में है, Q1 से Q2 की डायरेक्शन में है। इसी को ऐसे भी लिख सकते हो कि दिस फोर्स F21 इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर R21। जो मेरे पास R21 वेक्टर है, इसी की डायरेक्शन में क्या लग रहा है, हमारा फोर्स F21 लग रहा है। थोड़ा बहुत समझ में आ रही है आपको। या फिर इसी को कहने का एक और तरीका हो सकता है, ये इक्वल नहीं है, ध्यान देना, कि जो मेरे पास F21 फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस वेक्टर R21 की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में लग रहा है। इसका मतलब दिस फोर्स F21 इज इन द डायरेक्शन ऑफ R21 कैप। इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक है। यानी ये तीनों का कहने का तरीका क्या है, मतलब इन तीनों का मतलब क्या है, सेम ही है कि जो F21 है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। और उसको कहने के तीन तरीके हो गए, एक क्या हो जाएगा Q1 से Q2 की ओर, एक क्या हो जाएगा वेक्टर R21 की डायरेक्शन में, या फिर क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर R21 की डायरेक्शन में। क्लियर है बात, ओके। अगर इतनी बात क्लियर है, नाउ फ्रॉम कुलाम्स लॉ दिस फोर्स F21 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लगा दो लॉ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन इन दोनों के बीच के सेपरेशन के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सेपरेशन कितना है, R21 का मैग्नीट्यूड, R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसका स्क्वायर, ठीक है। ये कुलाम्स लॉ ये भी पढ़ा है। अब यहाँ क्या लिखनी पड़ेगी, अगर यहाँ मैंने वेक्टर लगा रखा है तो यहाँ डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी। यहाँ डायरेक्शन लिखने के लिए मैं इसका यूज भी कर सकता हूँ, इसका भी यूज भी कर सकता हूँ और इसका यूज भी कर सकता हूँ। मैं किसका यूज कर रहा हूँ, इस थर्ड वाले का। तो कितना आ जाएगा, ये यूनिट वेक्टर R21 वेक्टर, एंड दिस इज आवर वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलाम्स लॉ। ये क्या है, कुलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलाम्स लॉ को हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। यानी वेक्टर फॉर्म में सिर्फ हमको क्या लिखनी पड़ेगी, डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। अब इसी के और मॉडिफाइड फॉर्म हो सकते हैं, इसको कुछ इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, ठीक है। इसके कुछ मॉडिफाइड फॉर्म क्या हो सकते हैं, देखो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ ये चीजें, तो या फिर ये लिख सकता हूँ, तो लिख दो फटाफट। तो यहाँ से मेरे पास F21 वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर का होल स्क्वायर, और इसकी जो क्या लिख सकता हूँ,
ये आ गया मेरे पास कितना, R21 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी स्क्वायर नहीं है, खाली आएगा। और ये कितना हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगी इसकी। तो यहाँ से मेरे पास F21 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज Q1 Q2 अपॉन इसका क्यूब हो जाएगा ये R21 वेक्टर की होल पावर 3, और ये कितना आ जाएगा R21 वेक्टर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म को, ठीक है। दिस इज अनदर वे टू राइट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ओके, नाउ अब इतनी बात समझ में आ गई आपको। ओके, नाउ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सेम चीज मैं इस फोर्स के लिए लिखना चाह रहा हूं। किस फोर्स के लिए, F12 के लिए। मैं इसलिए लिखना चाह रहा हूं, यहां से मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी ये लिखने के बाद। तो लिखो चलो, मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, F12 को लिखना चाह रहा हूं। ये मैंने किसको लिखा, F21 को लिखा। अब मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, F12 लिखना चाह रहा हूं। अब साफ साफ दिख रहा है जो F12 होगा वो किस डायरेक्शन में होगा बताओ। तो पहले मुझे ये मिटाना पड़ेगा, ठीक है, ये हो गया था ना, ठीक है। सबसे पहले ये बता दो मेरे को, जो F12 होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। ये मेरे पास देखो, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, सेपरेशन इसको मैंने कितना बोल दिया, Q1, इसे मैंने कितना बोल दिया, Q2, ठीक है। और ये इस पर कहाँ की ओर फोर्स लगा रहा है, इधर की ओर। दिस फोर्स इज F21, दिस फोर्स इज F21, और ये फोर्स इधर की ओर ये कितना है, दिस फोर्स इज F12। अब इस F12 किस डायरेक्शन में लग रहा है बताओ। डायरेक्शन ऑफ F12 विल बी, अगर मैं सिर्फ डायरेक्शन की बात करूं तो किस डायरेक्शन में है ये, 2 से 1 की डायरेक्शन में। डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, चार्ज 2 टू चार्ज Q1, या चार्ज Q2 टू चार्ज Q1। एक तो लिखने का तरीका ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, अगर मैं यहां पर एक वेक्टर डिफाइन करूं ऐसे, ध्यान दो, अभी मैंने वेक्टर कैसे डिफाइन किया है, ऐसे डिफाइन किया है, इस तरीके से। उस समय कैसे डिफाइन किया था, ऐसे, और इस समय कैसे डिफाइन किया है, ऐसे। तो इस वेक्टर का नाम क्या हो जाएगा, दिस वेक्टर इज, अगर ये R21 था तो ये कितना हो जाएगा, R12 हो जाएगा। आप इसको देख भी सकते हो ऐसा क्यों हो जाएगा। देखो, अगर मैं यहां पर एक इस तरह से कर दूं, बनाऊं, ठीक है, इस तरह से अगर एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ करूं, या फिर बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ड्रॉ करूं, दिस इज x एक्सिस, दिस वन इज y एक्सिस, दिस वन इज z एक्सिस। ये क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक R1 वेक्टर, और यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर। देखो, अभी अगर उसको मैं एडिशन निकालोगे तो R1 R2 प्लस R12 इज इक्वल टू कितना है, R1 के बराबर है। ट्रायंगल लगा यहां पर। अभी ये वेक्टर ऐसे है, जो सेपरेशन वेक्टर है वो मैंने ऐसे लिया हुआ है, तो इस केस में क्या निकल के आ जाएगा, R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, R1 वेक्टर आ जाएगा। तो R12 वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया, ये R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर निकल के आया, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको, ये कैसे आया, क्योंकि यहां पर क्या लगाया मैंने, सिंपल ट्रायंगल लॉ लगाया। और अगर मैं अब यहां से क्या निकालना चाहूं, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ R12 वेक्टर, दिस विल बी इक्वल टू R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R12 वेक्टर, ठीक है। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं कि दिस R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइड में कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ R12 वेक्टर, दिस इज अवर R12 कैप। यानी इस डायरेक्शन जो वेक्टर है वो कौन सा वेक्टर है मेरे पास, R12 वेक्टर है। तो जो F12 होगा ये किस डायरेक्शन में होगा, इस R12 वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। इसको लिखने का एक और तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो कि दिस फोर्स F12 विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर इन वेक्टर R12, यानी यूनिट वेक्टर R12 कैप। यानी ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, तीनों बात है। मैं कौन सा वाला प्रेफर करूंगा, लास्ट वाला। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, देखो अगर मैं F12 लिखूं नाउ फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, तो कितना आ जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ कितना आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R, सेपरेशन कितना हो जाएगा, R12 का स्क्वायर, सॉरी R12 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहाँ कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई में यहाँ मुझे डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी।
अब डायरेक्शन लिखने का क्या तरीका है, या तो ये लिखो या ये लिखो या लिखो, मैं कौन सा प्रेफर कर रहा हूँ, थर्ड वाला, यानी कितना आ जाएगा ये R12 कैप आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान समझना, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो ये सेपरेशन और ये सेपरेशन सेम ही है ना, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ R12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ R21। तो इसकी जो हम क्या लिख सकता हूँ, ये R21 लिख सकता हूँ, तो कितना आ जाएगा ये F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज Q1 Q2 अपॉन में कितना आ गया ये मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर का स्क्वायर, और ये कितना आया R12 कैप आ गया। ठीक, अब जरा समझना बात को, इसको एक बार मॉडिफाई कर रहा हूँ मैं, ये मेरे पास क्या निकल के आया R12 कैप, दिस इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस बाहर ले रहा हूँ, कितना आ जाएगा ये R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन में कितना आ जाएगा R, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये जो चीज़ है यहाँ से माइनस के बाद जो चीज़ निकल के आई है ये क्या है भाई, R21 कैप है, दिस इज R12 कैप, दिस इज इक्वल टू माइनस का R21 कैप। मैंने अभी यहाँ पर कहीं निकाला था, आई थिंक यहाँ पर निकाला था कि ये जो चीज़ है वो किसके बराबर है, R21 कैप के बराबर है। इसका मतलब R12 कैप इज इक्वल टू माइनस R12 कैप। तो एक काम करो, इसकी जो क्या लिख सकता हूँ मैं, -21 कैप लिख सकता हूँ, R21 कैप लिख सकता हूँ। तो दिस F12 वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज Q2 Q1 अपॉन दिस इज R21 वेक्टर का होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा माइनस का R21 कैप आ जाएगा। ठीक है, इस माइनस को बाहर ले आओ, इधर लिख दो, तो कितना आ जाएगा ये F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विथ नेगेटिव साइन, और ये कितना आया Q1 Q2 अपॉन वेक्टर R21 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये कितना आ गया R21 कैप आ गया। अब इसको देखो भाई, ये जो चीज़ मैंने इस ब्रैकेट के अंदर लिखी है ये किसके बराबर है, इधर आओ, F21 के बराबर है भाई। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का F12 वेक्टर, सॉरी 21 वेक्टर। और ये क्या है पता आपको, ये जो चीज़ लिख रही है, ये जो मैथमेटिकल चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, इसको अगर आप शब्दों में व्यक्त करना चाहो तो क्या बोलोगे, न्यूटन थर्ड लॉ बोलोगे कि चार्ज Q1 चार्ज Q2 पर जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स चार्ज Q2 Q1 पर लगा रहा है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, यानी बोथ द फोर्सेस आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन बट देयर मैग्नीट्यूड विल बी सेम, उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमेशा सेम होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि कूलॉम्स लॉ ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, जो कूलॉम्स लॉ होता है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है, यानी एक चार्ज दूसरे चार्ज पर जितना फोर्स लगा रहा है दूसरा चार्ज पहले चार्ज पर उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ठीक है, ये तो किस केस के लिए था, व्हेन चार्जेस आर सेम। अगर चार्ज अपोजिट होंगे तो अगर एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, और इस केस में क्या होगा Q1, इस केस में क्या होगा बताओ, Q1 इंटू Q2 क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। लेस देन 0 होगा, यानी एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो इस समय जो फोर्स होगा वो किस नेचर का होगा, एट्रैक्टिव नेचर का होगा। इसमें फोर्स कहाँ क्यों लगेगा, इधर की ओर, इन दिस इज F12, और ये फोर्स कहाँ क्यों लगेगा, इधर की ओर, तो दिस विल बी F21। ओके, अभी भी क्या होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। सेम यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। साफ साफ हमें यहाँ पर इस सब कैलकुलेशन करने से पता चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसकी फील लेने के लिए, इसको और बेहतर समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने पड़ेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, और फिर उसके बाद हम एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे, एंड दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वो भी क्या होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम,
इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि अगर हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात करें कि जहां पर फोर्स जीरो है, उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। तो यहां पर ऐसा एक पॉइंट हमें ढूंढना होगा जिस पॉइंट पर लगने वाला कूलम्ब्स फोर्स कितना हो, लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो, जीरो हो। ठीक है, वो पॉइंट हमें ढूंढना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बोल रहा हूँ, यहीं से क्वेश्चन आता है, यहीं से एक न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, तो बाकी बातें हम क्या करेंगे अगले लेक्चर में यहीं से स्टार्ट करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वो कर दीजिए, जो बच्चे लोग करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तो पहले थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।